सबसे पहले अबाउट मी यानी मेरा खुद का परिचय जो है पहले जान लीजिए कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का बीएड एक्सपीरियंस पढ़ाने का 10 सालों से। आज सेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव प्रकरण यानी कि यहां हम रख सकते हैं पार्ट 2 क्यों पार्ट 1 हमने अभी स्टडी किया। ठीक है, सेशन टाइमिंग 6:15 से लेकर 7:15 तक। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे और आगे जो है डिस्कस आपसे हम करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम अध्याय 2 के श्वसन पढ़ने वाले हैं। जो श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे कि जीव प्रकरण का छोटा भाई जीव प्रकरण एवं पोषण का जो है ये क्या है, छोटा भाई है जिसका नाम दिया गया है श्वसन। यानी कि कहने का मतलब जो है साफ तौर पे है कि श्वसन जो है आपके पास यहां दिया गया है श्वसन। यह श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? हमारे जीने का आधारभूत इकाई है। अगर हम जीवित हैं तो श्वसन की वजह से जो है जीवित है और सजीवों का जो है प्रमुख लक्षण है। सजीव का प्रमुख लक्षण क्या है? श्वसन क्रिया है। ठीक है, तो यही टॉपिक जो है हम लोग आज रीड करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है और बहुत मजे से जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यहां जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि गैस श्वसन जो है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है श्वसन का? तो जंतुओं में जो है श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? यानी कि आना और जाना। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन को क्या करना, लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यानी आदान प्रदान होना। तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान की क्रिया जो है कैसे होती है? तो यहां देखेंगे कि निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोशिकीय जीव, उदाहरण के लिए क्या, अमीबा। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव, याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव। अमीबा क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है अमीबा। उसके बाद जो है अमीबा के बदले दूसरा क्या होता है, एक पैरामीशियम, जो आपने क्लास 9th में और क्लास 10th दोनों में पढ़ा है। पैरामीशियम, यह दोनों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो निम्न श्रेणी के जंतु एक कोशिकीय जीव, उदाहरण के लिए क्या है, अमीबा और पैरामीशियम, का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। अब सुनेंगे हम कि कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है, यानी श्वसन क्रिया अमीबा भी करता है, श्वसन क्रिया आपका पैरामीशियम भी करता है, लेकिन इनकी श्वसन क्रिया कैसे होती है? तो इनकी श्वसन क्रिया कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा होती है। कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा जो है यह होती है। और जो बोला गया है कि निम्न श्रेणी यानी कि बहुकोशिकीय जीव, हम लोग जानते हैं दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि जंतुओं में क्या हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। अब बोलिएगा कि शरीर के सतह से जो विसरण क्रिया होगी वह कैसे होगी? यानी कि अस्थायी या अस्थायी रूप से वह क्या करेंगे, शरीर के सतह से टच करके श्वसन क्रिया प्रारंभ करेंगे। जैसे कि लिए यहाँ पे दिया गया कि उच्च श्रेणी की जंतु पक्षी मेमेलिया वर्ग अपने जंतुओं का समानतः 3 प्रकार के श्वसन अंग से जो है यह क्रिया करती है। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ जो है आप बात बोल रहे हैं कि 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो जी 3 प्रकार के जंतु पाए जाएंगे तो 3 प्रकार की तो श्वसन क्रिया होगी। आप मछली का नाम सुने होंगे, आपने मछली का नाम सुना होगा, तो इसकी भी तो श्वसन क्रिया होगी।
आपने जीव जंतु का नाम सुना होगा, तो जी जीव जंतु के अंतर्गत हम लोग आते हैं, इसकी भी तो श्वसन क्रिया होगी। कीड़े मकोड़े तो आपने सुने होंगे, ये भी तो जीव जंतु ही हैं। तो सभी के श्वसन अंग जो है होते हैं। अब बिना श्वसन अंग के कोई भी जीव क्या सांस ले सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं ले सकता है। तो जंतु में गैसों का आदान प्रदान जो है, आपको मैंने बताया कि जंतु में गैसों का आदान प्रदान, जैसे के लिए एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, और जो है बहुकोशिकीय के उदाहरण हो जैसे कि हाइड्रा, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पक्षी और मेमेलिया वर्ग के जंतु आते हैं। और श्वसन के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो श्वसन के 3 प्रकार होते हैं। तो श्वसन के कितने प्रकार आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर श्वसन के मुझे तो यहाँ पे 3 प्रकार ही दिख रहे हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार हैं आपके श्वसन के? यहाँ पे 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ दिया गया श्वास नली या ट्रेकिया, जो हमारे लिए हम श्वास नली और ट्रेकिया की सहायता से सांस लेने की क्रिया पूर्ण करते हैं। दूसरा आ गया आपके पास गिल्स, यह तो गिल्स पाया जाता है मछलियों में। और तीसरा आ गया आपके पास फेफड़ा। ये श्वसन अंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला याद रखिएगा श्वास नली या ट्रेकिया, दूसरा होता है आपका गिल्स, तीसरा होता है आपका फेफड़ा। तो 3 प्रकार के श्वसन अंग। तो कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला होता है कि श्वास नली या ट्रेकिया, दूसरा होता है हमारा गिल्स, और तीसरा होता है हमारा फेफड़ा। अब एक एक करके जो है इन तीनों के डिटेल समझाएंगे कि आखिर श्वास नली या ट्रेकिया होता क्या है, गिल्स आखिर होता क्या है, और फेफड़ा क्या होता है। आपके मन में सवाल यह आया होगा कि सर ये मुझे बताइए कि श्वास नली का काम क्या है, गिल्स का काम क्या है, फेफड़ा का काम क्या है, या क्या तीनों सांस लेने की क्रियाएं करती हैं क्या, श्वसन का माध्यम है क्या? ये मन में आपकी बात आती ही होगी। तो मन में बात आने से पहले जो है हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे देंगे कि श्वास नली या ट्रेकिया जो है किसके लिए होता है। तो क्या यह मानव के लिए होता है या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए होता है? आप मुझे कमेंट करिएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो मैं बक बक करते चलूं और आप चुपचाप सुनते रहे तो मजा थोड़ा सा नहीं आता है पढ़ने में। हमें जानना होता है कि हाँ आप जानते हैं तो क्या जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप जो भी मैसेज कर रहे हैं कोई बात नहीं है, मैसेज नहीं करना है मत करिए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि श्वास नली या ट्रेकिया जो होता है ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए काम आता है, और गिल्स जो होता है यह मछलियों के लिए होता है, और फेफड़ा जो है हमारे लिए जरूरी होता है। यानी कि श्वास नली या ट्रेकिया के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिंडा। आपने टिंडा देखा है क्या? आपने टिंडा देखा है? टिंडा आपने देखा है? यस या नो? टिंडा आपने देखा है? टिंडा तिलचट्टा आपने देखा है? दूसरी और शरीर की सतह से श्वास रंध्र नामक छिद्र से खुलती है। आपने टिंडा देखा है, तिलचट्टा देखा है? टिंडा आपने देखा होगा, वह जो होती है कैसे होता है टिंडा। आप अगर उसको क्या बोलते हैं हम टिंडा को, एक और उसे का नाम है टिंडा को सूगा, उसको भोजपुरी में बोलते हैं सूगा। वह जो है ऐसा होता है तितली की तरह होता है, और उसका जो है शरीर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है टिंडा का, ठीक है। उस पे कठोरता अधिक होती है, टिंडा पे कठोरता जो है बहुत अधिक होती है। उसका जो ढांचा बना होता है वह कठोर टाइप का बना होता है टिंडा का, ठीक है। लेकिन तिलचट्टा भी आपने देखा होगा, उसका भी कठोर जो पूरा शरीर होता है, उसका शरीर जो होता है कैसा होता है, कठोर बना होता रहता है। तो यह तिलचट्टा और टिंडा जो है वह श्वास नली या ट्रेकिया के वजह से जो है सांस लेते हैं। टिंडा तिलचट्टा श्वास नली या ट्रेकिया के सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं, और इसमें जो है श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा यह क्रियाएं
क्षमपन आपकी होती है। अब यह फिगर जो देखेंगे तो यह हमारा है मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव का श्वसन तंत्र जो है हम तो पढ़े हैं जीव प्रकरण एवं पोषण में कि हमारे अंदर जो है सबसे पहले एक नासा द्वार होता है, उसके बाद मुख द्वार होता है, श्वास नली होती है, कंठ होता है, श्वास नली होती है, उपस्थित निलय होता है, फुफ्फुस नलिकाएं होती है, पसलियां पाई जाती है, डायफ्राम होता है। ये सभी हमने चीज जो है पढ़ा है कब? जीव प्रकरण एवं पोषण में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देख ले। जीव प्रकरण एवं पोषण वाला वीडियो जो है देख ले, आपके सामने यहाँ पे मौजूद होगा, दिखाई दे देगा। तो यह पूरे डिटेल्स जो है हमने मानव के पूरे डिटेल्स हमने स्टडी किया है जीव प्रकरण एवं पोषण में। तो अगर देखा नहीं तो जाके पहले देख लीजिए। उसके बाद जो है हम आएंगे यहाँ पे सेकेंड टॉपिक जो हमारे सामने है गिल्स का। अब आप बोलिए कि सर गिल्स बड़ी अच्छी मछली दिख रही है, तो आज मंगलवार है, हम मछली जो है नहीं खाते हैं, तो इसलिए कितनी भी मछली कोई भी हो बहुत ही अच्छी लगती है। छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि यह जल की क्या है? रानी है। और जो जल की रानी होगी वह तो भाई सुंदर होगी ही ना। पहले जमाने में जो भी रानियां होती थी बहुत अत्यंत खूबसूरत होती थी। कोई राजा को कहीं देश की रानी अगर पसंद आ जाए तो उसके पास न्योता भेजा जाता था कि आप मेरे से विवाह करिएगा। अगर वह ठुकरा देती थी तब भी उसे जबरन लोग शादी कर लेते थे, उसके राज्य को हड़प कर उसकी शादी उससे लोग करते थे। तो जल की रानी है, इसे जो है मानव खाने के लिए अपने सारी हदें को क्या करता है? पार कर देता है, और यह खूबसूरत सी मछली को लोग जो है कत्ल कर देते हैं और खा जाते हैं। यह बड़ी दुख की बात है कि जल की रानी को बिल्कुल आप लोग अगर खाते भी होंगे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये जब छोटी थोड़ी सी पानी हो जाए उसमें इस मछली को रखिए, देखिए इसकी चाल जो है कितनी अच्छी लगती है। जब ये चलती है तो लगती है कि ये वाह, पंखुड़ियां जो है बिखर रही है क्या। तो यह किसके सहायता से जो है सांस लेती है? तो मछली जो है गिल्स के सहायता से सांस लेती है। अब गिल्स कहाँ पे होता है? तो आप यहां ध्यान देंगे कि गिल्स कहाँ पे स्थित होता है। तो यह जो है इसका यह गल्फर है, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे जो है इसके दोनों साइड जो है यहाँ पे क्या होते हैं? गिल्स मौजूद है। इसे जब आप उठाइएगा तो देखिएगा गिल्स आपको दिखाई देगा। मैं उसका फिगर लगाने वाला था, बट मैंने उसका फिगर इसलिए नहीं लगाया कि अच्छा देखने में नहीं लग रहा था, इसलिए उसका फिगर जो है मैंने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ समझा सकता था आपको। तो गिल्स जो है इसके फेफड़े के पास यहाँ पे गल्फर में रहता है गिल्स, और उसी से जो है यह सांस लेती है। जैसे मछली ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगी तो इसकी गल्फर जो है ऐसे ऐसे खुलेगा, तो यह जो है श्वसन क्रिया करेगी। जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करती है? ग्रहण करती है। ठीक है, तो यह जो है लेगी, यानी कि गिल्स विशेष प्रकार की एक श्वसन क्या होते हैं? अंग होते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के लिए विशेष लक्षण है। जब जैसे ही मछली थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ऐसे अपने गल्फर को खोलेगी, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी और ऐसे चलेगी, अपना खुलते जाएगी। तुरंत क्या करता है कि ऑक्सीजन वो क्या करती है? ग्रहण करती है। तभी तो नीचे से बुलबुली सा ऊपर की ओर निकलता है। मछली जो है ना, इसके ऊपर से ऐसे बुलबुली निकलता है। आपने देखा होगा कि अगर मछली जहां पे होगी वहां पे ऐसे ऐसे बुलबुले जो है पानी के ऊपर से ऐसे निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यह जो गल्फर इसका कैसे खुलेगा तो इसमें से जो है ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, तो ये मुंह से जो है बुलबुले की ओर ऐसे छोड़ती जाएगी। तो यह जो है क्या करता है कि गिल्स विशेष प्रकार की क्या है? श्वसन अंग है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, और यह मछलियों का विशेष लक्षण है। यह मछलियों में ही पाया जाता है क्या? गिल्स। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? श्वसन कितने प्रकार होंगे? तो श्वसन के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होगा? ट्रेकिया, गिल्स और फेफड़ा। 3 चीज को याद रखिएगा। तो हमने दूसरा जाना है गिल्स के बारे में।
अब जो है हम तीसरे टॉपिक की ओर चलेंगे और तीसरा टॉपिक ध्यान देंगे हम कि यहाँ जो आ गया भाई, अब आया मेरा फेफड़ा। अब देखिए ये ऐसा ही फेफड़ा आपके अंदर है, जो मैंने यहाँ फिगर दिखाया है बिल्कुल ऐसा ही फेफड़ा जो है आपके दोनों ओर जो है स्थित है। यह जो है आपका सीना, जो दोनों साइड जो है यह बिल्कुल अवस्थित है ऐसे है। और फेफड़ा कैसा होता है तो आप देख रहे शंकुकार आकार का है, इस शंकु जैसा बना हुआ है। और यह फेफड़ा जो है लाल होता है, हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। फेफड़ा कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। लेकिन आज के जमाने में यह गुलाबी ना होकर कैसा हो गया है? काला हो गया है। अब बोलिएगा सर अगर फेफड़ा काला हो जाएगा तो हम श्वसन क्रिया करेंगे? जी श्वसन क्रिया तो हम कर ही रहे हैं ना। श्वसन क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। देखिए काला होने का कारण क्या है? अत्यधिक प्रदूषण। इतना प्रदूषण है कि हमारे फेफड़े में जाकर जो है धीरे धीरे फेफड़ा के हमारा क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। क्या? तो एक सबसे पहला कारण है पोल्यूशन का। और आज के जमाने में सबसे लड़कों का अहम रोल क्या हो गया है कि सिगरेट को पीना। आज के जमाने में मैं देख रहा हूं कि अभी वह लड़का 9th या 10th में है, 11th में, 12th में है और सिगरेट ऐसा पी रहा है मानो कि वह कई सालों से जो है सिगरेट पीता है। तो अगर आप सिगरेट का सेवन करते हैं तो आपका फेफड़ा जो है काला पड़ जाएगा। और जब यह फेफड़ा काला होगा तो आपकी हार्ट की बीमारी होगी। और जब हार्ट की बीमारी पकड़ लेगी तो संभवतः समझिए कि आप खतरे के कगार पे खड़े हैं, यानी कि रेड लाइट जो है आपके शरीर की जल जाती है। जब शरीर की रेड लाइट ही जल जाएगी तो सोचिए कि आपकी मृत्यु जो है निश्चित होना बिल्कुल ही तय हो जाता है। और फेफड़ा में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, फेफड़ा में अगर पानी भी हो जाए तो आपको अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकले तो आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें फेफड़ा को गुलाबी ही रखना है। अगर आप सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो अंततः यह जो है क्या होगा, आपका फेफड़ा खराब होना बिल्कुल ही तय है, एकदम बिल्कुल ही निश्चित। और मान लीजिए कि यह फेफड़ा आपका खराब हो जाएगा, यह गुलाबी के बदले कैसा बन जाएगा? तो यह ब्लैक बन जाएगा, काला बन जाएगा। तो फेफड़ा क्या होता है देखेंगे कि उपसंघ वर्टिब्रेट के उच्च वर्गीय जंतुओं श्वसन के लिए जो है फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। तो अवायवीय श्वसन तो आपको मैंने बताया था कि वायवीय श्वसन किसके अंतर्गत आएगा? जो फिरफिया जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रहणी से भी श्वसन वह करता है। अब यहाँ मेढक की बात आ गई तो मुझे एक चीज याद आ गया, एक चीज मुझे याद आया मेढक सुन के। अब बताइए मुझे कि मेढक को आपने देखा है? तो आप बोलेगा हाँ सर मैंने तो देखा है। बरसात के दिन में जो है मुझे बहुत मेढक दिखाई देते हैं, गर्मी के दिन में जो है मुझे बहुत मेढक दिखाई देते हैं, लेकिन ठंडी के समय यानी ठंड जब आती है तो मेढक दिखाई देते हैं। तो आप बोलिएगा क्या क्या सर पूछते हैं, यस नो में बोलूं कि ना बोलूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो जी आपका जवाब आना चाहिए नो। इसलिए जवाब आना चाहिए नो क्योंकि ठंडी के दिनों में जो है मेढक आपको दिखाई नहीं देते हैं, या ज्यादातर बरसात में दिखाई देंगे या आपको गर्मी में दिखाई देंगे। और ये ठंडी में कहा चले जाते हैं? तो धरती के अंदर जो है यह चले जाते हैं। यह धरती के अंदर मेढक क्या होते हैं? चले जाते हैं। और देखेंगे कि मेढक जब धरती के अंदर चला गया तो क्या खाता है? ये भी तो बात आ गई, क्या खाता है? ये बात तो आई होगी मन में कि क्या खाता है। बरसात में तो कीड़े मकोड़े वो खा लेगा, मछली को खा लेगा, गर्मी के दिन में जो है कीड़े को खा सकता है। लेकिन जब वह धरती के अंदर चला जाएगा तो यह मेढक क्या खाएगा? आपका यह मेरा आंसर क्वेश्चन रहा आपके सामने। मेढक जो है क्या खाएगा?
जब धरती के अंदर जाएगा तो मेढक क्या खाएगा, इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है। तो आप दीजिए कि धरती के अंदर जब मेढक चला जाता है तो क्या खाता है। इस चीज को जो है जवाब आपको देना होगा, आप जरूर मुझे दीजिएगा। यह बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मेढक धरती के अंदर जाता है तो क्या खाता है। हम तो समझ रहे हैं कि मेढक बरसात में कीड़े मकोड़े खा लेगा, गर्मी में कीड़े को खा सकता है, लेकिन ठंडी में जब वो अंदर धरती के अंदर चला जाता है तो वो क्या खाता है, इसका जवाब जो है आपको देना है। ढूंढिए, जवाब दीजिए। कल भी जो है जवाब आप दे सकते हैं मुझे, आपको इस समय देता हूं कि आप इसका जवाब जरूर मुझे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम आएंगे अब श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग के बारे में जो है थोड़ा सा हम डिटेल्स ना जाके थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स जो है आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है हम इसमें भी चर्चा करेंगे कि श्वसन अंग। तो मनुष्य में नासिक छिद्र, मनुष्य में नासिक छिद्र कहाँ, यहाँ, ठीक है। स्वर यंत्र कहाँ, यहाँ, उसे हम लैरिक्स भी बोलते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर जो है श्वसन अंग का क्या होता है, निर्माण करता है। नासिक छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली या ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर जो है क्या करता है, श्वसन अंग का निर्माण करता है। और यही श्वसन अंग जो है हमारे फेफड़े में जाते हैं, और फेफड़ा जो है हमारे ऑक्सीजन को चारों तरफ हमारे शरीर में भेजता है, और भेजने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालता है। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स क्या होते हैं, श्वास नली के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट फुफ्फुस नलिकाएं होती है, क्योंकि फुफ्फुस नलिकाओं से ही श्वास हमारी अंदर की ओर जाती है। श्वास नली आप देख रहे हैं कि यहां तक श्वास नली आई हुई है, लेकिन यह श्वास नली किससे जुड़ी होती है, हमारी फुफ्फुस नलिकाओं से जुड़ी होती है। और ये फुफ्फुस नलिकाओं जो है फेफड़े तक श्वास को पहुंचाती है, यानी सांस को पहुंचाती है, ऑक्सीजन को पहुंचाती है। और फेफड़ा क्या करता है कि यह जो है पूरे शरीर में भ्रमण कराता है, और भ्रमण कराने के बाद जो है महाधमनी से फिर नासिक छिद्र से क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो यही क्रियाएं जो है क्या होती है, श्वसन, मानव के श्वसन अंग के महत्वपूर्ण जो है यह पार्ट्स होते हैं। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं फुफ्फुस नलिकाएं, ठीक है। उसके साथ फेफड़ा को कवर कौन करता है, तो फेफड़ा को कवर करता है हमारा पसली, यानी कि ऐसे आप हाथ उठा के देखिए, यहाँ पे इसे दबाइए और दिखने को मिलेगा ऐसा आपको फेफड़ा, यह जो है आपके पास क्या मिलेगा, ऐसा फेफड़ा यानी पसली आपको देखने को मिलेगी। और इसी पसली में जो है क्या ढका हुआ रहता है, तो इसी पसली में जो है आपका फेफड़ा ढका हुआ होता है, क्या फेफड़ा ढका होता है। और एक मेरा सुंदर सा दिल ढका हुआ रहता है, जो हमेशा बिना मेहनत बिना सोचे समझे धक धक करता है। और इसकी दिल की धड़कन जिस दिन रुकेगी उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, और दुनिया को जो है हम त्याग देते हैं। तो यह दिल जो है, दिल को जितना आप खुश रखिएगा उतना जो है आप लंबा उम्र जो है जीवित रहिएगा, और दिल को जो है बार बार ठोकर पहुंचाइएगा तो ज्यादा दिन तक जो है जीवित नहीं रहिएगा। तो इसीलिए तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हंसाए जो दोस्ती, रुलाए जो प्यार, हंसाए जो दोस्ती, रुलाए जो प्यार, गमी जो दोस्ती, जुदाई जो प्यार, फिर लोग क्यों करते हैं प्यार। प्यार करिएगा, दिल टूटेगा, मन आपका उदास होगा, दिल भी आपका उदास हो जाएगा, और इस पे ठोकर पे जब पहुंचेगी तो संभवतः यह मेरा दिल जो है खराब हो जाएगा, और हम अच्छे से कोई भी कार्य जो है नहीं करेंगे, हम हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए दिल को हमेशा खुश रखो, दिल को जो है हंसाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल भी आपका एकदम काम कर रहेगा अच्छे से। तो इसलिए ना आप किसी से प्यार करो, करना है किसी से तो दोस्ती करो, क्योंकि प्यार हमेशा हर इंसान को रुलाता है, और प्यार हमेशा हर किसी को क्या करता है, धोखा देता है। क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही क्या होता है, अधूरा होता है। यहाँ प्यार किसका पूरा होता है, जिसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तो इसलिए इससे आप बिल्कुल ही दूर रहिए, अपने हृदय को बिल्कुल बचाकर संभाल कर रखिए। और इस हृदय में एक चीज पाया जाता है, वह होता है क्या, आपकी कूपिका। क्या होता है, एक आपके हृदय में जस्ट एक समान होता है, वह होता है कुपिया, जिसे हम बोलते हैं श्वसन, श्वास नलिकाएं,
जिसे हम क्या बोलेंगे, श्वसन श्वास नलिकाएं जो कोशिका होती है। ओके, अब जो भी है इसमें सामग्री वह सब कवर करने वाले हैं। तो आपको तो मैं बताया कि सबसे पहले नासिक छिद्र होता है, यह उसके बाद जो है सबसे पहला हमारा मुख्य काम मुख गुहा, उसके मुंह को ढकने के लिए दो ओठ दिए गए हैं, बोलने के लिए कंठ दिया गया है, खाने के लिए हमें जीभ दी गई है, चबाने के लिए हमें दांत दी गई है। उसके बाद कंठ से हम कोई भी काम को जो है बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन एक और आप याद रखिए कि इसमें एक श्वास नली होती है, बस इसे हम डायफ्राम, जो एक कवर बना है, ये ऐसे कवर ये बना है, इसे हम डायफ्राम बोल सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को याद रखिए, पसेलिया, फुफ्फुस नलिकाएं, अगर श्वास नली, नासिक द्वार, मुख गुहा, ग्रासनी और कंठ, इतना चीज अगर याद रखते हैं, और एक लिख लीजिएगा श्वास नली यानी कुपिका। ये अगर इतना ही चीज अगर आपको याद है तो बस जो है आपको 5 नंबर कोई रोकेगा नहीं। और ये फिगर बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि मानव श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाने के आपके एग्जाम में जो है जरूर पूछता है, 100% पूछता है। तो इसलिए एग्जाम के नजर को देखते हुए मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र जरूर बनाना सीख लीजिए। अभी से प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो संभवतः जो है आगे चल के आप अच्छा कर जाइएगा। ओके, अब जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है नासिक क्या होता है। नासिक छिद्र जो है हमारे सामने है आया कि नासिक छिद्र जो है हम किसे कहेंगे। तो नासिक छिद्र के बारे में जानेंगे कि नासिक मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है, या मुख द्वार, यह है आपका क्या, नासिक छिद्र। ये छोटी सी नाक जो लक्ष्मण जी ने केकई को नाकी काट दिया था, याद होगा किस लिए काटा था, आपको तो याद ही होगा, बस वही चीज था, प्यार। और प्यार में जो है केकई का नाक गंवाना पड़ा। अब एक बात मुझे याद आ गई कि प्यार में नाक को गंवा देना यानी कि नाक को कट जाना। देखिए आप तो समझदार हैं, आपने एक चीज को देखा होगा, आपने एक चीज को जो है बिल्कुल ध्यान दिया होगा कि लक्ष्मण जी ने केकई का नाक जो है क्यों काटा। ये जवाब आता होगा आपके मन में कि लक्ष्मण ने केकई क्यों थी, कौन थी, केकई थी ना, सुपनेखा थी, सॉरी सुपनेखा। केकई लक्ष्मण ने सुपनेखा का नाक क्यों काटा, यह बात आपके मन में आती होगी। यह हमारे मन में भी जो है बात आया है कि लक्ष्मण ने सुपनेखा का नाक जो है क्यों काटा। इसलिए काटा क्योंकि प्यार का मतलब था, और सुपनेखा ने लक्ष्मण जी को बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस इसी गुस्से में क्या किया लक्ष्मण जी ने केकई का जो है नाकी काट दिया। इसलिए कभी भी लड़की जो है लड़कों को प्रपोज नहीं करती है, कहीं उसे नाक का बड़ा गुरूर होता है कि कहीं उसका नाक ना कट जाए, इसलिए बेचारे लड़के होते हैं पागल आदमी जिसे वो प्रपोज करते हैं। लड़की को कभी नहीं सुना होगा कि वह आपको कभी प्रपोज की है, लड़का ही उसे प्रपोज करता है, क्योंकि उन लोग को पता है त्रेता युग की बात ना, कि अगर मैं कहीं बोलूं तो वो मेरा नाक ही ना काट दे, इसलिए थोड़ा सा संभल के। तो वही स्थिति है कि नासिक मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें दो लगभग गोलाकार ब्राहा नासिक छिद्र होते हैं। यह दो गोलाकार है, ये दो दिखेगा, दो नाक के बीच गोलाकार छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर से दो अलग अलग दायां और बायां नासिक वेश में खुलते हैं। मान लीजिए कि मेरा दाहिना हाथ है तो दायां साइड हो गया, यह बायां है, यह बायां है तो बाएं साइड में हो गया। तो दायां और बाएं साइड में जो है यह खुलता है। दोनों नासिक वेश में एक ऊंची लंबवत अस्थि से बनी नासा पट्टी के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचा है, हमारे मुंह से जो है यह ऊंचा होता है। वेश्म की छोटा अग्रभाग जिसे ब्राहा नासिक छिद्र में खुलता है प्राघार्ण या प्रकोष्ठ कहलाता है। ठीक है, इस भाग के समांतर रोम युक्त त्वचा अस्तर होता है जो प्रकोष्ठ पीछे नासा वेश्म से छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य आयर
निचला भाग श्वसन क्षेत्र जो है यह कहलाता है। यानी कि जो नाक है हमारा, इसमें 2 छिद्र होते हैं और यह हमारे मुख से जो है ऊपर उठा हुआ यह भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं। ओके, और यह नासिक जो है कहाँ होता है कि मनुष्य के आग्र क्षेत्र के अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारी जीवों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसमें याद रखिए कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता कम क्यों होती है, क्योंकि घार्ण क्षेत्र अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है। घार्ण क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, इसलिए सूंघने की क्षमता कम होती है। नासिक वैष्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की सतह से होती है, जिसे कौची कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कल परसों के क्लास में आपसे पूछा था कि कौची जो है किसे कहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ बोला था ना कि नासिक वैष्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है कांची कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, उसे हम कांची कहते हैं। नासिक वैष्म के महीन म्यूकस मेम्ब्रेन के स्तर होता है, जो म्यूकस जो है स्रावित करते हैं। श्वसन क्षेत्र के स्थित श्वसन इओफितिस के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल जो है क्या होता है, फैला हुआ यह आपका होता है। ओके, तो यह जो है थोड़ा सा नासिक छिद्र के बारे में जो है हमने आपसे चर्चा किया है। ठीक है, धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण पार्ट के जो है, महत्वपूर्ण पार्ट श्वसन के, मैं धीरे धीरे जो है आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उसके बाद जो है हमारे सामने यह आएगा कि नासिक इसमें अंदर की ओर ग्रसननी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। यह जो है नासिक छिद्र कहाँ खुलता है, हमारा कंठ द्वार, यहाँ पे जो है आकर जो यह खुलता है, जो कि ग्रसनली कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना, जिसे हम स्वर यंत्र या रेलिक्स कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं अभी किसके माध्यम से बोल रहे हैं, तो स्वर यंत्र या लिरिक्स के माध्यम से जो है हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं। और आप हमसे बात कर सकते हैं या किसी से बात करते हैं तो किसके वजह से, तो स्वर यंत्र के वजह से बात करते हैं, जो खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर से श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है, जो ट्रेकिया की करीबन लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। आपको याद रखना होगा कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी सेंटीमीटर की होती है, तो ट्रेकिया की लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर होती है। या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेकिया की लंबाई जो है संभवतः कितनी सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो ट्रेकिया की लंबाई जो है करीबन 11 सेंटीमीटर लंबी नली जो है होती है, जिसका व्यास लगभग 16 mm का होता है। जिसका व्यास कितना mm का होता है, 16 mm का जो है इसका व्यास होता है। ओके, कितना mm, 16 mm इसका व्यास होता है। और इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई करीबन 11 सेंटीमीटर, और जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पे है, सॉरी, इसका व्यास कितना है, 16 mm का होता है। यह ट्रेकिया की पतला दीवार या मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपाधि के बने अर्नुक वलय से इसकी पूरी तरह लंबाई में सजे होते हैं, जो वलय ट्रेकिया से हवा के बाहर निकलते हैं, समय से उसे पिचकने से रोकते हैं। नीचे की ओर जो है यह क्या होता है, नीचे की ओर ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर 2 श्वास नलियों में जो है यह बन जाती है। अब इसके 2 श्वास नली कौन कौन सी होगी, जो 2 भागों में जो है यह बंटवारा हो रहा है। तो इसके 2 श्वास नली के बारे में जो है हम लोग जान, तो क्या होगा, इसके श्वास 2 नली के बारे में अभी हम जानेंगे बाद में। लेकिन फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वास नली फिर पतली शाखाओं से बढ़ जाती है, जो वायु कोष्ठक वाहिनिकाएं कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, वायु कोष्ठ वाहिनिकाएं कहेंगे। वाहिनिकाएं अनेक छोटे छोटे वायु कोष्ठ या एल्वियोलाइड में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीबन 3 × 10⁸, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ वायुकोष पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने वायुकोष पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 3 × 10⁸ वायुकोष पाए जाते हैं। इस मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के करीबन 400 से लेकर 800 वर्ग मीटर फीट सतह उपलब्ध होती है। यानी 400 से लेकर 800 तक वर्ग फीट जो है मौजूद होता है
उस क्रिया में जो है मनुष्य श्वसन क्रिया जो है आसानी से कर सकता है। अगर इसके ऊपर वह जाता है तो श्वसन लेने में जो उसे कठिनाई महसूस हो सकती है, ऊपर जाए या नीचे जाए। तो आपको दो चीज यहाँ याद रखनी होगी, बहुत बढ़िया चीज है कि मनुष्य में वायु कोष कितने पाए जाते हैं, तो 3 × 10�4 8 पाए जाते हैं। और गैसों का करीबन कितना फीट सतह पर जो है श्वसन गैस का आदान प्रदान हो सकता है, तो 400 से लेकर 800 तक गैसों का आदान प्रदान वर्ग फीट पर किया जा सकता है। ओके, अब जो है हम लोग तो यहाँ तक जो है आप लोगों को सभी को क्लियर है, यस नो में मुझे जवाब दे देंगे। यहाँ तक जो है क्लियर है। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे। तो आप लोग को वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छा लगा है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बता देंगे कि कैसा लगा है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो जो है आपके साथ मिलेगी। तो यहाँ से के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अब एमसीक्यू, जो कि इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में आता है, किसकी वजह से जो है यह पूरे शरीर में भ्रमण करता है। ऑक्सीजन किसके वजह से जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो है भ्रमण करके फिर बाहर की ओर निकलता है। तो किसके वजह से, क्या WBC की वजह से, या लसिका की वजह से, या RBC की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके वजह से जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, भाषा तो एक ही है। तो आप आंसर जो है क्या दे सकते हैं, तो जल्दी से मुझे आंसर शेयर करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक जो है WBC, यानी कि इसका मतलब हुआ कि व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि WBC जो है होता है हमारे सभी जोड़ों पे। लसिका जो है या प्लेटलेट्स का काम करती है, ये भी हमारी क्रिया नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। RCB मैंने लिख दिया, RBC, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होते हैं, ठीक है। तो RBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन संख्या 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में पाचन की क्रिया जो है कौन कौन करता है। क्या जो है यहाँ उपचयन करेगा क्रिया, या आपके पास संयोजन करेगा, या अपचयन करेगा, या विस्थापन करेगा। इसका राइट आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। उप मतलब क्या होता है, किसी की सहायता लेना, उप मतलब किसी की सहायता से पचना बिल्कुल ही नहीं होगा। अपचयन मतलब हुआ है पचा हुआ भाग। तो यह संयोजन की क्रियाओं के फलस्वरूप जो होगा, संयोजन की क्रियाओं के वजह से जो है पाचन क्रिया जो है संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो यह संयोजन अभिक्रियाएं होती है। ओके, चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या 3 क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया है क्या क्वेश्चन में कि निम्नांकित ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सन जो है किस एंजाइम का जो है यह कार्य करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है वसा का पाचन की क्रिया करता है, दूसरा दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तीसरा दिया गया है प्रोटीन का पाचन करता है, चौथा दिया गया है इनमें से सभी का पाचन करता है। तो ट्रिप्सन, सिर्फ ओनली फॉर ट्रिप्सन एंजाइम की बात की जाएगी कि ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य जो है आप बता सकते हैं क्या होता है। आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे। जहां जो है आंसर आपका देना चाहिए कि निम्नांकित ट्रिप्सन का एंजाइम का कार्य करता है, तो किस एंजाइम का यह कार्य करता है, तो यह प्रोटीन का पाचन का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन संख्या 4 पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या क्या बोला है,
आपको टॉपिक में मैंने पढ़ाया भी था कि मुख गुहा में, ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपके सामने प्रोटीन का, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी दिया गया है वसा का, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूक्लियस अम्ल का। तो मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है। तो आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे जी कि यस सर जो है मुख गुहा का आहार का कौन सा भाग जो है पाचन करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा सर कार्बोहाइड्रेट होता है। जी बिल्कुल ही आपका सही आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है 5 आपके चलेंगे। इस क्वेश्चन को जो है आप बताइए, मुझे आंसर दीजिए कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। यहाँ WBC, लसिका, RBC या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है कौन होता है। आंसर सबका आना चाहिए सही, लेकिन फिर भी गलती कर दी है। अब मैं आपको बार बार बोलता हूं कि WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो है ये ऑक्सीजन का वाहक नहीं होता है। मैं अभी आपको बताया ना कि WBC जो है आपका हर जोड़ पे होता है। यहाँ जोड़ है तो यहाँ होगा, यहाँ जोड़ होगा तो यहाँ होगा। यह होता है RBC का, यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं जो ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपके सामने कि RBC। ओके, आंसर है जो है आपका होगा परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है क्या। तो यहाँ बहुत दिया गया है आपके पास लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा दिया गया है श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा दिया गया है श्वेत विषाणु और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को जो है थक्का कौन बनाता है। आप जानते होंगे थक्का बनाना, तो थक्का कौन बनाता है रक्त को। ठीक है, आंसर आपको देना है। शेयर करें। बहुत सारे बच्चे जो है चले गए हैं RBC पे और बहुत सारे बच्चे का जवाब है इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, लेकिन आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रक्त विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी सही होगा। ठीक है, तो रक्त विषाणु लिखा गया है, यहाँ पे विषाणु होना चाहिए। ठीक है, कि रक्त विषाणु के कारण जो होता है हमारा रक्त जो है थक्का बनता है। आगे नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, वहां उसमें क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो उपचयन की होती है या संयोजन की होती है या अपचयन की होती है या विस्थापन की होती है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, आपको आंसर देना है। तो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होगी, आंसर से की अभिक्रियाएं होती है तो यह उपचयन की अभिक्रियाएं होती है। किसकी होती है, उपचयन की अभिक्रियाएं जो है यह होती है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी को देखेंगे कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बने होते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है, और मैंने पूछा था कि ग्लूकोज कितने कार्बनिक अणु से जो है बना होता है। ठीक है, कितने कार्बन के ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु से बने होते हैं। तो इन टॉपिक में पढ़ाया था 3 या 6 या 5 या आपके पास यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर कर देंगे, इसका आंसर जो है क्या होगा कि ग्लूकोज कितना कार्बन से बना हुआ अणु होता है। आंसर जो है फटाफट से, तो इसका राइट आंसर हमारा कितना होगा कि 6 कार्बन अणु से मिलकर जो है बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 जो है क्या है कि डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। डायलिसिस जो मशीन होता है, जो हमारे नेफ्रॉन जब खराब होते हैं तो डायलिसिस मशीन का जो है हम उपयोग करते हैं। तो डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सुनेंगे कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का या कृत्रिम ग्रंथि का। तो किसका काम यह जो है करता है।
बहुत बढ़िया, ये इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो किसका काम करता है? जब हमारा किडनी या नेफ्रॉन खराब होता है तो हम ब्रिक डायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं। दिया 50% आंसर जो है मैंने आपको दे दिया, 50% जो है आपको देना था आंसर। फिर भी जो है कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अरे यहाँ तो बात हो रही कि नेफ्रॉन यानी कि किडनी, तो यह तो ब्रिक यहाँ दिया गया है हिंदी में कि डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है, तो यह कृत्रिम ब्रिक का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या होगा आपका राइट आंसर आएगा। ब्रिशन जो है हमारा जो है क्या है, ये छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देंगे यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि पौधों में श्वसन किस भाग से होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन ए सुनेंगे जड़ में, ऑप्शन बी सुनेंगे तना में, ऑप्शन सी सुनेंगे पत्तियों में, ऑप्शन डी जो है प्रत्येक भाग में। तो पौधे के श्वसन किस भाग में जो है यह होता है? तो जड़ से होता है या तना से होता है या पत्ती से होता है या प्रत्येक भाग से होता है? आपको जो है आंसर शेयर करना है। तो क्या आपका आंसर होगा, आप जल्दी से मुझे बताएं कि पौधे में जो है श्वसन की क्रिया किसके द्वारा जो है होती है। बहुत सारे बच्चे का जवाब है सर जड़ के द्वारा होती है, और बहुत सारे बच्चे का जवाब आया है कि पत्तियों के द्वारा होती है। जी बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जड़ से भी होती है श्वसन की क्रिया, उसके बाद उसके तना के साथ भी जो होती है श्वसन क्रिया, और पत्ती के द्वारा भी जो होती है श्वसन क्रिया। या तीनों के द्वारा जो है श्वसन क्रियाएं जो है होती रहती है, यानी कि प्रत्येक भाग से जो है क्या होगा, श्वसन क्रिया आपका होगा। तो प्रत्येक भाग से जो है क्या होगा, श्वसन क्रिया होगा। जड़ से भी होगा, तना से भी होगा, पत्ती से भी, यानी कि प्रत्येक भाग जो है आपके सामने आंसर दिया गया है। अब जो है हमारे सामने है 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो आपसे सामने दिया गया ट्रेकिया, उसके बाद नाक और फेफड़ा और कोलून। तो आपको आंसर तो पता ही होगा बिल्कुल ये चीज कि श्वसन अंग जो है हमारा कौन सा होता है। ट्रेकिया होता है, नाक होता है, फेफड़ा होता है या कोलून होता है। कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आया है कि फेफड़ा के द्वारा। जी बहुत बढ़िया, कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो फेफड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा।